Good morning, friends. Welcome again to my YouTube channel MKC Legal. I advocate CA Mukund Chauhan. Today going to discuss with you the important provision of section 129 and the process by which the state GST officer has implemented this section is not following the provision as per the law. Friends, सेक्शन 129 जैसा आपको पता है, इस सेक्शन में जीएसटी ऑफिसर्स को ये पावर दिया गया है कि ड्यूरिंग द ट्रांजिट वो किसी भी व्हीकल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं और उसकी वो चेकिंग कर सकते हैं। और जब व्हीकल को इंटरसेप्ट किया जाता है तो जीएसटी ऑफिसर्स उससे डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है ड्राइवर से, और जीएसटी ऑफिसर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट ड्राइवर के पास रहे, और जिस ड्राइवर के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट रहता है और वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं जीएसटी ऑफिसर्स को, और जीएसटी ऑफिसर्स को ऐसा लगता है कि ये डॉक्यूमेंट सही है, तो उस व्हीकल को जाने देते हैं। लेकिन जिस सर्कमस्टेंसेस में जीएसटी ऑफिसर्स को ऐसा लगता है कि इनवॉइस या ई वे बिल प्रॉपरली बना हुआ नहीं है, उस केस में वो व्हीकल को डिटेन करते हैं। सेक्शन 129 का क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करना है ये रूल में कहीं मेंशन किया हुआ नहीं है। रूल 138 से लेके रूल 138E तक के जो प्रोविज़न है वो इसको लगते हैं ड्यूरिंग द चेकिंग ऑफ द ट्रांजिट। लेकिन प्रोसेस क्या फॉलो करना है ये बाय वे ऑफ सर्कुलर 41/2018 के सर्कुलर में गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया कि आप व्हीकल को इंटरसेप्ट करेंगे तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना है, और आप नोटिस कैसे इशू करोगे, ऑर्डर में क्या डॉक्यूमेंट इशू करोगे, पैसा भरने के बाद आप व्हीकल को रिलीज़ करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट इशू करोगे। फ्रेंड्स, सेक्शन 129 ये कहता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं हैं और जीएसटी ऑफिसर्स ने अगर आपके व्हीकल को इंटरसेप्ट किया तो सब सेक्शन 1 ये कहता है कि अगर ऑनर ऑफ द गुड्स कम फॉरवर्ड फॉर द रिलीज ऑफ द गुड्स तो उसको 100% टैक्स भरना है और 100% पेनल्टी भरनी है ऑफ द टैक्स विच हैज़ बीन शोन इन द इनवॉइस। क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 129 ये कहता है कि अगर अदर देन ऑनर आता है तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, और क्लॉज सी ये कहता है कि वो गुड्स आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द बैंक गारंटी एंड बॉन्ड भी रिलीज़ हो सकता है, पेमेंट करने की इंस्टेंट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ फ्रेंड्स, स्टेट जीएसटी ऑफिसर फ्रीक्वेंटली इंटरसेप्ट करते हैं व्हीकल को व्हेन दे आर मूविंग ऑन द रोड। स्टेट जीएसटी ऑफिसर जैसे ही इंटरसेप्ट करते हैं व्हीकल को, वो सबसे पहले फॉर्म इशू करते हैं MOV 01 टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द ड्राइवर। फिर वो ई वे बिल और इनवॉइस को चेकिंग करते हैं, और अगर उसको कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिल जाती है तो वो इमीडिएटली MOV 07 इशू कर देते हैं। MOV 07 जो है फ्रेंड्स वो एक नोटिस है। उस नोटिस में ये मेंशन किया हुआ रहता है कि आपको कितना टैक्स और कितना पेनल्टी आपको भरना है। फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है कि जब व्हीकल इंटरसेप्ट होता है तो जो टैक्स पेयर है उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। वो व्हीकल को काफ़ी लंबे समय तक इंटरसेप्ट करके कहीं भी डिटेन करना नहीं चाहता है। उसके 2-3 रीज़न हैं। एक तो ये कि उसके गुड्स की सेफ्टी नहीं है, दूसरा ट्रांसपोर्टर जो है वो उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है कि भाई अगर आप व्हीकल को डिटेन किया गया और उसको आप इमीडिएटली रिलीज़ नहीं कराते हो तो आपका फ्रेट बढ़ जाएगा। या जो बायर है
वो ये प्रेशर क्रिएट करता है कि मेरे को गुड्स की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, आप इमीडिएट व्हीकल को रिलीज़ कराओ। इस प्रेशर की वजह से जो सप्लायर ऑफ द गुड्स है उसको इमीडिएटली पेमेंट करना पड़ता है एज़ पर द नोटिस MOV 07। स्टेट GST ऑफिसर ने एक ऐसी हैबिट डेवलप की है कि MOV 07 इशू करने के बाद वो टैक्स पेयर को ये कहते हैं कि आप MOV 07 के हिसाब से चालान भर के मुझे चालान की कॉपी दिखा दो, मैं इमीडिएटली आपके व्हीकल को रिलीज़ कर दूंगा। तो टैक्स पेयर को ऐसा लगता है कि चलो मैं अभी ऑनलाइन में 5 मिनट में चालान भर देता हूँ और व्हाट्सएप में चालान की कॉपी मैं स्टेट टैक्स ऑफिसर को भेज देता हूँ ताकि मेरा व्हीकल जो है वो भी इमीडिएट रिलीज़ हो जाए। इसलिए वो मजबूरी में अंडर प्रेशर वो चालान भर देता है टैक्स का और पेनल्टी का, और वो चालान व्हाट्सएप पे GST ऑफिसर को भेज देता है और GST ऑफिसर उनकी व्हीकल को रिलीज़ भी कर देते हैं। लेकिन अल्टरनेट जो प्रोसेस है कि वो बैंक गारंटी और बॉन्ड एग्जीक्यूट करे तब जाके वो गुड्स रिलीज़ होगा, उसमें 3-4 दिन का टाइम निकल जाता है। इसलिए बैंक गारंटी और बॉन्ड एग्जीक्यूट करना काफ़ी टैक्स पेयर जो है वो प्रीफर नहीं करते हैं और चालान से ही पेमेंट करके इमीडिएटली व्हीकल को रिलीज़ करना प्रीफर करते हैं। फ्रेंड्स, जो मेरा रिकॉर्ड करने का पर्पज़ है ये वीडियो वो ये है कि चालान जब हम स्टेट GST ऑफिसर को दे देते हैं और व्हीकल रिलीज़ हो जाता है, उसके बाद के जो प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं वो लीगली सही नहीं है। क्योंकि MOV 07 में आप देखोगे कि आपको एक पर्सनल हियरिंग की डेट दी गई है। वो पर्सनल हियरिंग की डेट का एक इम्पॉर्टेंस है कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी व्हीकल जो डिटेन किया गया है और आपसे टैक्स और पेनल्टी मांगा जा रहा है वो आपके हिसाब से सही नहीं है। जैसे कि सपोज़ कर लीजिए आपने व्हीकल नंबर लिखने में कोई 2 डिजिट का मिसप्लेस कर दिया, या HSN कोड आपने प्रॉपर नहीं डाला, या गुड्स का डिस्क्रिप्शन आपने प्रॉपर नहीं डाला। बहुत बार वैल्यूएशन की वजह से भी स्टेट GST ऑफिसर गुड्स को डिटेन कर लेते हैं। एग्जांपल्स तो ये भी आए हैं कि अगर जॉब वर्क होके गुड्स आ रहा है तो GST ऑफिसर्स ये बोल के गुड्स को डिटेन करते हैं कि आपने जो वैल्यू दिखाया है इनवॉइस में और ई-वे बिल में वो सही नहीं है। तो काफ़ी ऐसे ग्राउंड्स है जिसकी वजह से GST ऑफिसर डिटेन करते हैं, लेकिन टैक्स पेयर जो है वो उस ग्राउंड को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। ऐसे सिचुएशन में MOV 07 में आपको पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दी गई है और सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 129 ये कहता है कि टैक्स पेयर को एक पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसीलिए वो अपॉर्चुनिटी आपको दी गई कि आपका जो भी ग्रीवेंसेस है वो राइटिंग में आप दीजिए या पर्सनल हियरिंग में टैक्स पेयर खुद जाए या उसका एडवोकेट जाए और ऑफिसर्स को कन्विंस करे कि ये जो भी मिस्टेक आप पॉइंट आउट कर रहे हो जिसकी वजह से आपने मेरा गुड्स डिटेन किया था वो सही नहीं है। और आफ्टर पर्सनल हियरिंग अगर GST ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये प्रेजेंटेशन सही है और ही इज़ कन्विंस, तो वो एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा कंसीडरिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टैक्स पेयर, और वो जो स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा वो होगा MOV 09। लेकिन फ्रेंड्स, जनरली जो टैक्स पेयर है या जो GST में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो जो अपॉर्चुनिटी दी गई है पर्सनल हियरिंग को, उसको प्रेजेंट होके अपना केस को पुटअप नहीं करते हैं GST ऑफिसर के सामने। उसकी वजह से एक स्टेट GST ऑफिसर ने एक ऐसी प्रैक्टिस डेवलप कर ली है कि जैसे ही चालान उसके पास आता है वो नेक्स्ट डे आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द चालान रिकवरी की प्रोसीडिंग्स चालू कर देता है। रिकवरी की प्रोसीडिंग्स मीन्स कि अंडर रूल 142 सब रूल 5 में वो DRC 07 जो कि समरी ऑफ द ऑर्डर है
उसको अपलोड कर देता है पोर्टल में, और एक आपकी डिमांड लायबिलिटी क्रिएट कर देता है पोर्टल में। और उस डिमांड लायबिलिटी के सामने जो आपने चालान से पैसे भरे हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा पड़ा होगा, उसको वो सेट ऑफ कर देता है। लेकिन जो आपको पर्सनल हियरिंग की डेट दी गई MOB 07, उसके पहले ही स्टेट टैक्स ऑफिसर एक डिमांड लायबिलिटी जनरेट करके और आपके पेमेंट को उस लायबिलिटी के सामने सेट ऑफ कर देता है। मेरे हिसाब से ये जो प्रैक्टिस है वो अगेंस्ट द प्रोसीड्यूर ऑफ द लॉ है, क्योंकि सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 129 ये कहता है कि कोई भी इंटरेस्ट, टैक्स और पेनल्टी तब तक टैक्स पेयर के ऊपर कंफर्म नहीं की जा सकती जब तक उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ द पर्सनल हियरिंग नहीं दी जाए। मीनिंग देयर बाय, इफ एनी ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड विदाउट कंसिडरिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टैक्स पेयर और हिज एडवोकेट, then that order is void ab initio। तो फ्रेंड्स, स्टेट GST ऑफिसर जो MOB 09 पास कर देते हैं विदाउट कंसिडरिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टैक्स पेयर, जिसकी की डेट MOB 07 में पर्सनल हियरिंग की डेट दी गई उसके पहले, तो ये जितने भी ऑर्डर MOB 09 स्टेट GST ऑफिसर पास कर रहे हैं, ये बैड इन लॉ है, ऐसा मेरा मानना है। फ्रेंड्स, एक रिसेंट जजमेंट है गुजरात हाई कोर्ट का इन द केस ऑफ मेघमनी ऑर्गेनिक। उसमें यही सिचुएशन कोर्ट के सामने आई थी कि एडवोकेट ने जब हियरिंग के ऊपर जाके अपना प्रेजेंटेशन दिया स्टेट GST ऑफिसर को, तो स्टेट GST ऑफिसर ने यह कहा कि मैंने तो अब इसका ऑर्डर पास कर दिया है और चूंकि आपने पैसा भर दिया इसलिए अब हियरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ द पिटीशन वाज फाइल्ड बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात। हाई कोर्ट ने यह कहा कि भाई जो प्रोसेस है अंडर सेक्शन 129 उसमें आप नोटिस इशू करोगे, वो नोटिस इशू करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिलनी चाहिए टैक्स पेयर को, और उस अपॉर्चुनिटी के बाद टैक्स पेयर ने जो भी कोई रिप्रेजेंटेशन दिया है उसको कंसिडर करते हुए आपको स्पीकिंग ऑर्डर पास करना है MOB 09। अगर आपने MOB 09 विदाउट कंसिडरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द टैक्स पेयर या उसके एडवोकेट के आपने पास कर दिया, देन दैट ऑर्डर इज़ वॉइड एब इनिशियो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो कि रिपीटेडली स्टेट GST ऑफिसर यही प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहे हैं कि जैसे ही उसके पास टैक्स पेयर का चालान आता है वो नेक्स्ट डे MOB 07 पोर्टल में जनरेट करते हैं समरी ऑफ ऑर्डर, और उसके सामने वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से लायबिलिटी को सेट ऑफ कर देते हैं। और पर्सनल हियरिंग की जो डेट है जो ऑलरेडी उसके बाद आने वाली है, उसके इम्पोर्टेंस को वो नहीं समझते हैं और ये कहते हैं कि चूंकि आपने पैसा भर दिया इसलिए अभी पर्सनल हियरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, इसका जो प्रोसेस है वो सब रूल 3 ऑफ रूल 42 में दिया गया है कि चालान भरने के बाद टैक्स पेयर प्रॉपर ऑफिसर को इंटीमेट करेगा कि भाई मैंने ये पैसा भर दिया है DRC 03 से और मेरा कोई ग्रीवेंसेस नहीं है, आई डोंट वांट टू सबमिट एनी प्रेजेंटेशन अगेंस्ट दिस डिटेंशन एंड द सीजर ऑफ द गुड्स, देन ओनली द प्रॉपर ऑफिसर will issue DRC 05 towards the settlement of the issue। लेकिन स्टेट GST ऑफिसर सब रूल 3 ऑफ रूल 142 के प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो सीधा सब रूल 5 ऑफ रूल 142 में चले जाते हैं और DRC 07 पोर्टल में अपलोड करके लायबिलिटी क्रिएट करके उसके सामने वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से अकाउंट को इन कैश कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई कंक्लूड आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल माय फ्रेंड्स कि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंस आपके साथ होता है
कि आपको DRC 07 इशू किया गया, उसमें पर्सनल हियरिंग की डेट दी गई और आपका कोई ग्रीवेंसेस है कि ये जो गुड्स आपने डिटेन किया या सीज़ किया, जिसके सामने आप मेरे से टैक्स और पेनल्टी डिमांड कर रहे हो, वो लीगली करेक्ट नहीं है, इसको विदाउट कंसिडर किए हुए अगर स्टेट GST ऑफिसर MOV 09 इशू कर देते हैं तो ये MOV 09 इज़ एब इनिशियो वाइड. यू मस्ट चैलेंज दिस ऑर्डर बिफोर द अपीलेट फोरम. एंड गुजरात हाई कोर्ट ने बहुत क्लियर कट कहा है अपने जजमेंट में कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना है. पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द ट्रांजिट जो टैक्स पेयर ने किया है वो अंडर प्रेशर उन्होंने वो पेमेंट किया है. उसका मतलब ये नहीं है कि ही डिड नॉट वांट टू रेज एनी ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द डिटेंशन एंड सीजर ऑफ द गुड्स. सो फ्रेंड्स, you must file an appeal if any order MOV 09 has been passed before the date of personal hearing and that order has been passed without the consider of your representation before the officers. Thank you friends. Thank you very much for the patience hearing of this video. Thank you very much.